हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 की अमेरिकन सर्वाइवल थ्रिलर मूवी जिसका नाम है नो एग्जिट। हाल ही में मैंने एक कोरियन मूवी को एक्सप्लेन किया है सीसीटीवी। इनकेस आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में कुछ लोग बैठकर ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं। दरअसल वो एक नशा मुक्त केंद्र है। डॉक्टर जेड नाम की एक लड़की से पूछता है उसने नशा करना क्यों शुरू किया। तभी वो बताती है उसका एक बॉयफ्रेंड था जो उसे परेशान किया करता और उसे मारा पीटा करता। वो डिप्रेशन में आके नशा करना शुरू कर दी थी। उसके बाद डॉक्टर डार्बी से पूछते हैं इस मूवी की मेन कैरेक्टर, मगर वो बात करने के मूड में नहीं होती। तभी उसका कॉल आता है और उसे वार्ड बॉय बुलाता है। कॉल करने वाला कहता है तुम्हारी माँ बहुत सीरियस है और हॉस्पिटल में एडमिट है और ये हॉस्पिटल का नंबर है, तुम कॉल करके बात कर लो। वो उस नंबर को डायल करने जाती है। वार्ड बॉय उसे रोक लेता है। हॉस्पिटल का रूल्स है बड़े डॉक्टर के परमिशन के बिना कोई भी फोन यूज नहीं कर सकता, मगर वो कहती है मेरी माँ बीमार है। तभी वार्ड बॉय कहता है पिछली बार तुमने कहा था तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। तभी डार्बी कहती है तब मैंने झूठ कहा था, मगर अभी सच में वो बीमार है, मुझे उससे बात करना है। तभी उस वार्ड का डॉक्टर कहता है आज फ्राइडे है, मेन डॉक्टर छुट्टी पे रहेगा, हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे, जैसे ही उसकी तरफ से परमिशन मिल जाएगा हम तुम्हें अलाउ करेंगे। डार्बी गुस्सा होकर वहाँ से चले जाती है। डार्बी रात में अपने फ्रेंड जेड के पास जाती है और उसके पास एक फोन होता है जिसे वो सबसे छुपा कर रखती है। वो उससे हेल्प मांगती है और उसके पास से मोबाइल लेकर अपने फ्रेंड को कॉल करती है और वो बताता है उसकी माँ बहुत सीरियस है और लास्ट स्टेज में है। डार्बी इससे पहले बहुत बार बहाने बना चुकी है, इसलिए कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। दरअसल जो लोग नशा मुक्त केंद्र में होते हैं वो नशे के बिना बहुत मुश्किल में होते हैं और वहां से बाहर निकलने के लिए हमेशा कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई तरीका ढूंढते रहते हैं। खैर वो स्टोर रूम में जाती है, एक स्क्रू ड्राइवर उठा लेती है, बाहर खड़ी हुई कार को चुरा कर वहाँ से निकल जाती है। वो हॉस्पिटल दरअसल टाउन से पूरे बाहर होता है, जंगल में। वो थोड़ा दूर जाती है और बर्फ का तूफान तेज हो जाता है जिससे उसको आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। तभी वो गाड़ी को साइड में लगाती है और तभी उसको आंख लग जाती है और वो सपने में देखती है बाहर उसकी बहन उसकी माँ उसे आवाज दे रहे हैं। तभी उसकी आंख खुलती है तो देखती है बाहर पुलिस खड़ा रहता है। पुलिस वाला उसे डोर ओपन करने कहता है। वो कहता है ये जंगल एरिया है और बर्फ का तूफान बहुत ज्यादा तेज हो जा रहा है, अगर तुम और थोड़ी देर यहाँ पे रुकेगी तो बर्फ से तुम पूरी तरह ढक जाओगी और तुम्हें बचाना बहुत मुश्किल होगा। तुम जल्द से जल्द जो भी नजदीक में तुम्हें स्टे करने के लिए मिलेगा तुम वहाँ पर पहुँच जाओ, यानी कोई नज़दीक में होटल वगैरह कुछ मिल गया तो वहाँ पे जाके स्टे करो, यहाँ पे मत रुको। थोड़ी दूर जाते ही उसे एक विजिटर सेंटर मिलता है। दरअसल रात में कोई तूफान में फंस जाए तो उनके रुकने के लिए फॉरेस्ट वालों ने इसे बनाया है। वो अंदर जाती है, वहाँ पे उनको एक आदमी डैन और औरत सैंडी मिलते हैं और वो दोनों हस्बैंड वाइफ है और उस सेंटर को टेक केयर करते हैं। और वहाँ पे और दो लोग रहते हैं, एक आदमी सोया हुआ होता है और एक आदमी बैठा हुआ होता है, जैसे साइको की जैसा दिख रहा होता है। तभी वो सैंडी से वॉशरूम का रास्ता पूछती है। सैंडी उसको रास्ता बताती है। वो वॉशरूम में जाके अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर सिग्नल नहीं होता। तभी उसको लत लग जाती है ड्रग्स की और उससे उसे ड्रग्स की बहुत ज्यादा तलब होने लगती है। तभी वो वापस आ जाती है और टेबल पे बैठकर कॉफी पी रही होती है। तभी वो सैंडी से पूछती है वाईफाई मिलेगा। सैंडी कहती है यहाँ पे कोई भी सिग्नल काम नहीं करता है। तभी वो बाहर अपने हाथ में मोबाइल पकड़ के सिग्नल ढूंढने लगती है और इधर उधर घूमने लगती है। तभी वो महसूस करती है वैन के अंदर से कोई चिल्ला रहा है, कोई आवाज लगा रहा है। और जैसे ही वैन के पास में जाकर देखती है वैन के अंदर एक बच्ची को कैद करके रखा है। वो वैन के डोर्स को खोलने की कोशिश करती है, मगर सारे डोर्स क्लोज रहते उस वैन के नंबर का, और वो उस वैन के नंबर प्लेट का फोटो लेती है। डैन बाहर आता है, उसे देखते ही डार्बी घबरा कर फिर से सिग्नल ढूंढने लग जाती है और मोबाइल लेके उधर इधर घूमते फिर अपने कार में जाकर बैठ जाती है। तभी वो फिर से मोबाइल में 191 को ट्राई करती है, मगर सिग्नल ना होने की वजह से उसे कनेक्ट नहीं हो पाता। वो अपने दोस्त को उस वैन के नंबर प्लेट का फोटो भेजती है और बताती है इस वैन में बच्ची को किडनैप करके रखा है, मगर वो मैसेज भी सेंड नहीं होता। वो परेशान होकर अंदर जाकर बैठ जाती है। तभी उसको सैंडी अपने पास आकर बैठने कहती है और अपना और डैन का नाम बताती है और उसका नाम भी पूछती है। तभी सैंडी जो आदमी बैठा हुआ था जो साइको के जैसा लग रहा था उसको आवाज देती है और उसका नाम पूछती है। उसका नाम पार्क होता है और वो उसे भी बुलाती है। डैन कहता है ये तूफान पूरी रात नहीं रुकने वाला,
तो चलो हम अब कोई गेम खेल लेते हैं। तभी जो और एक आदमी था जो सोया हुआ था वो भी उठ जाता है और उसका नाम ऐश बताता है। सभी लोग बैठ के कार्ड्स खेलने लगते हैं और अपना अपने बारे में बताने लगते हैं। और मगर डॉर्बी का पूरा ध्यान उस वैन की तरफ होता है। कुछ देर के बाद वह उठकर वॉशरूम चले जाती है और फिर से अपना मोबाइल निकाल के 119 पर ट्राई करती है, पर सिग्नल ना होने की वजह से फिर भी इसका कॉल कनेक्ट नहीं होता। तभी वो देखती है वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जिसे टेप से बंद किया है और वो एक दीवार है जिसे प्लाईवुड से कवर किया गया है। तभी वो वहाँ से एक हथौड़ी निकालती है और उस प्लाईवुड को निकालती है और पीछे के रास्ते से होकर फिर वैन के पास जाती है। वो एक स्केल से वैन का दरवाज़ा खोलती है और अंदर चले जाती है और उस बच्ची से बात कर रही होती है। तभी पार्क वहाँ पहुँच जाता है। डॉर्बी घबरा कर वहीं पे छुप जाती है। तभी पार्क कहता है, तुम्हें कुछ स्नैक्स चाहिए था क्या? और वो कुछ भूल गया था। वो फिर वापस जाने लगता है। तभी डॉर्बी देखती है उसके पास गन है और जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। पार्क जब अंदर जा रहा था वो कदमों के निशान को महसूस करता है और उसे थोड़ा सा डाउट हो जाता है। डॉर्बी कहती है, मैं ज़रूर तुम्हें बचाने वापस आऊँगी, और वो फिर से वापस वॉशरूम में पीछे से चली जाती है। दूसरी तरफ ऐश वॉशरूम जाता है। वो देखता है उस रिस्ट्रिक्टेड वॉशरूम से आवाज़ आ रही है। जैसे ही वो अंदर जाने लगता है डॉर्बी बाहर आती है। वो घबराई लग रही थी। तभी वो उसे कुछ बताने ही जा रही थी, तभी पार्क वहाँ आ जाता है। तभी डॉर्बी ऐश को खींचकर उसे किस करने लगती है और पार्क वहाँ से वापस चला जाता है। तभी इसको डॉर्बी ऐश को सब कुछ बताती है। वो बताती है पार्क ने एक बच्चे को किडनैप करके अपने वैन में रखा है और उसके पास एक गन भी है और वो 191 को कॉल करने की बहुत कोशिश कर चुकी है, मगर वो सिग्नल ना होने की वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पाई। तभी वो बताती है हमें किसी भी तरह उस बच्ची को बचाना होगा। ऐश तभी वहाँ पे कुछ ढूंढने लगता है और उसको एक कील ठोकने वाली गन मिलती है। वो कहता है तुम वापस फिर वैन के पास जाओ, मैं पीछे से गन लेकर के आऊँगा, जैसे वो तुम्हारे पीछे आएगा मैं उसको इसे पकड़ लूंगा, मैं पीछे आके उसको रोक लूंगा। डार्बी बाहर आती है और बाहर वैन के पास जाने लगती है। तभी उसे पार्क देख रहा होता है। वो वैन के अंदर जाती है और उस बच्चे का मुंह खोलती है और कहती है हमें जल्दी करना होगा, वो आदमी आ जाएगा। तभी वो कहती है वो एक आदमी नहीं है, दो लोग हैं। वो समझ जाती है। वैन से बाहर आके देखती है वो दोनों यही यानी ऐश और पार्क वैन की तरफ आ रहे हैं। तभी वो जंगल के अंदर भाग जाती है। वो दोनों वैन का डोर खोल के देखते हैं, मगर डार्बी वैन में नहीं होती। तभी वो उसके कदमों के निशान देखता है और उसका पीछा करते हैं। डार्बी जंगल में दोनों को चकमा देकर वापस पीछे के दरवाजे से वॉशरूम के अंदर चली जाती है और उसको वॉशरूम में जाते हुए पार्क देख लेता है। फिर वो दोनों भी वापस अंदर चले जाते हैं। डार्बी अंदर जाकर फिर से कॉल कनेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। तभी ऐश वहाँ पर आ जाता है और वो बंदूक उसके सर पे तान देता है और वो डार्बी के हाथ से उसका मोबाइल ले लेता है और उस मैसेज को डिलीट करता है। और तभी इसके मोबाइल में एक मैसेज आता है। वो कहता है तुम्हारी माँ मर गई है, तुम्हारे दोस्त ने मैसेज किया है। वो कहता है अगर तुम किसी से कुछ कहोगे तो मैं सबको मार दूंगा। तभी वहाँ सैंडी आ जाती है जिसे देख के ऐश डार्बी को किस करने लगता है और उससे देख के फिर वहाँ से चला जाता है। सैंडी डार्बी से पूछती है सब कुछ ठीक है ना? वो कहती है हाँ। सभी लोग फिर से टेबल पर बैठते हैं और बात कर रहे होते हैं। डैन कहता है पहले वो आर्मी में था। तभी डार्बी कहती है उसका बाप भी आर्मी में था, मगर डिप्रेशन में आके उसने अपने आप को गोली मार दी। सभी लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी पार्क नोटिस करता है वो लड़की वैन से बाहर आ गई है और डार्बी भी देख लेती है। दरअसल जब डार्बी उसका मुंह खोली थी तो तभी उसने ब्लेड भी वही फेंक दिया था। शायद उसकी मदद से वो लड़की भी बाहर आ गई थी। तभी डार्बी उठकर वापस वॉशरूम में जाती है। ऐश डेन को कहता है शायद वो अपने बाप को याद करके मायूस हो गई है, मैं उसको संभालता हूँ, और वो भी वापस वॉशरूम में जाता है। तभी डार्बी उस पर हमला करती है और दोनों के बीच में हाथापाई होती है। तभी वहाँ पे पार्क आ जाता है। वो कहता है लड़की भाग गई है। इस भगदड़ में उनकी जेब से वैन की चाबी छूट जाती है और डार्बी उस चाबी को निकाल के जेब में रख लेती है। वो लोग डार्बी को लेकर उस लड़की को ढूंढने जंगल में जाते हैं, मगर डार्बी उनको चकमा देकर वहां से भाग जाती है। और तभी ऐश के हाथ से गोली चल जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर डेन बाहर भाग कर आता है और देखता है बाहर बच्ची गिरी हुई है, ज़मीन पर बच्ची सोई हुई है और उसको उठाकर अंदर लेकर जाता है। थोड़ी देर उस उठाकर अंदर लेके जाता है। सैंडी कहता है बच्ची बहुत बीमार है, इसके हाथ में टैग लगाया जो पेशेंट्स को लगाया जाता है। तभी वो कहती है उसको जो बीमारी है उसको हर 1 घंटे में इंजेक्शन लगाना होता है।
बच्ची बहुत सीरियस लग रही है। तभी वहाँ पे डॉर्बी भाग कर आ जाती है। डेन पूछता है ये सब क्या हो रहा है। तभी वो बताती है ऐश और पार्क ने इस बच्ची को किडनैप करके अपने वैन में रखा था और वो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। तभी वो दोनों भी वहाँ आ जाते हैं। डेन डोर को बंद करता है और कुर्सियों को लगाने लगता है। तभी सैंडी कहती है इससे क्या होगा। डेन कहता है इससे हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा। तभी ऐश कहता है हमें उस बच्ची को दे दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बच्ची को लेकर हम चले जाएंगे। डेन कहता है अगर तुम आगे बढ़ोगे तो मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। डॉर्बी भी कहती है तुम्हारे पास गन कहाँ है। और जरा सर उन्हें ऐसे ही चकमा दे रहा था और वो काम कर जाता है। वो डर कर साइड में जाके छुप जाते हैं। तभी पार्क कहता है क्या मुसीबत है, पहले वो बीमार बच्ची। तभी ऐश कहता है तुम जीनियस हो पार्क। और वो कहता है हे डैन वो बच्ची बीमार है, अगर उसको हर एक घंटे में इंजेक्शन नहीं दिया तो वो मर जाएगी। तुम उसे अपने पास रहकर भी उसको मार दोगे। उसकी दवा मेरे पास है, तुम उसे हमारे हवाले कर दो, हम उसे इंजेक्शन दे के ले जाएंगे। तभी डॉर्बी डैन से कहती है उनके वैन की चाबी मेरे पास है। तभी डैन कहता है ये कैसा रहेगा ऐश, तुम्हें यहाँ से जाने के लिए वैन की चाबी चाहिए होगी। तुम हमें वो इंजेक्शन दे दो और हम तुम्हें वैन की चाबी दे देंगे और तुम यहाँ से चले जाओगे। सैंडी कहती है बच्ची को दे देंगे। डॉर्बी और डेन कहते हैं नहीं। तभी ऐश चेक करता है, देखता है उनके पास चाबी नहीं है। तभी ऐश पार्क को पेट्रोल का कैन लाने कहता है और वो पेट्रोल छिड़कने लगते हैं। डोर के एंट्रेंस पे और घर पे पूरा पेट्रोल डाल देते हैं। तभी ऐश कहता है हे डैन क्या तुम उस बच्ची के लिए अपनी जान दे दोगे। डैन कहता है मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, मैं कभी नहीं डरता जान देने के लिए। तभी ऐश सैंडी से पूछता है ए सैंडी तुम क्या कहती हो। सैंडी रोने लगती है, कहती है मैं मरना नहीं चाहती, हम बच्ची को दे देते हैं। डैन कहता है डरो मत, जब तक हमारे पास वैन की चाबी है वो लोग हमें कुछ नहीं करेंगे। तभी डैन अपनी कार की चाबी भी डॉर्बी को देता है और कहता है दोनों चाबियों को जाकर छुपा दो। डॉर्बी जाती है वॉशरूम में चाबी को छुपाकर वहाँ से एक हथौड़ा और एक लोहे का औजार लेकर आ जाती है। बाहर ऐश काउंटिंग शुरू करता है 4 5। डॉर्बी उस लोहे के औजार को डैन के हाथ में देती है और सैंडी भी पेपर स्प्रे निकाल के हाथ में पकड़ लेती है। बहुत टेंस भरा माहौल चल रहा होता है, सभी लोग डरे हुए होते हैं। तभी अचानक वो बच्ची उठ जाती है और वो सैंडी को पहचान लेती है। ओ भाई मुझे तो पहले से ही उस सैंडी पे डाउट लग रहा था। दरअसल सैंडी जो है उस बच्ची के घर में काम करती है, वो बच्ची की मेड है और उसी ने ऐश और पार्क के साथ मिलकर उसे किडनैप किया था पैसों की लत में। उसको जल्द से जल्द बहुत अमीर होना था। ऐश जैसे ही वन कहता है तभी वो चिल्ला के कहती है डैन के पास गन नहीं है और तभी पेपर स्प्रे लेकर डॉर्बी की आंखों में मार देती है और दरवाज़ा खोल देती है। ऐश और पार्क अंदर आते हैं। डैन कहता है मैंने हमारे रिटायरमेंट के लिए प्लान किया हुआ है। सैंडी कहती है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं और गरीबी में नहीं जीना चाहती। तभी ऐश कहता है अब हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हम लोग बहुत देर कर चुके हैं। तभी वो वैन की चाबी मांगने लगता है। डैन कहता है इन्हें चाबी मत दो, अगर ये हमें मार भी दे तब भी तुम चाबी मत दो। तभी अचानक ऐश जो है डैन को गोली से उड़ा देता है। सैंडी चिल्लाकर रोने लगती है और वो जैसे ही ऐश के ऊपर पेपर स्प्रे डालने जाती है पार का बीच में आ जाता है। फिर ऐश सैंडी पर भी गोली चला देता है और डार्बी को खींचकर ले जाता है दीवार पर, उसके हाथ में कील ठोक देता है और पूछता है वैन की चाबी कहाँ है, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं उस लड़की के सर में कील ठोकूंगा। तभी वो बताती है वॉशरूम में है। ऐश अपने भाई पार्क को लेकर वॉशरूम में जाता है। ऐश पार्क को लेकर वॉशरूम चले जाता है। डॉर्बी उस लड़की को इशारा करती है, उसके बगल में हथौड़ा पड़ा होता है, वो उसको उठाकर देने कहती है। वो उठकर आकर उसको हथौड़ा उठाकर देती है, तभी वो दोनों वापस आ जाते हैं। वो बच्ची डॉर्बी के बगल में जाकर बैठ जाती है। तभी वो देखते हैं वो वहाँ पे तभी ऐश देखता है डॉर्बी के मोबाइल में मैसेज आया है। उसका दोस्त ने रिप्लाई किया है तो पुलिस को हमने बता दिया है, पुलिस कभी भी वहाँ पे पहुँच सकती है। वो हैरान हो जाता है, उसने तो मैसेज डिलीट कर दिया था, फिर उसको ऐसा मैसेज गया। तभी वो पार्क को एक चेयर पे बैठाता है और उसके हाथ में एक गन देता है। कहता है अगर डर भी थोड़ा भी हिले तो उसके सर पे गोली मार दो, और वो बाहर चेक करने के लिए चला जाता है। डार्बी बच्ची को लाइट्स बंद करने के लिए कहती है। बच्ची उठकर धीरे धीरे जाने लगती है। पार्क बहुत घबराया होता है, वो बच्ची को
बंदूक तानता है और उसको रुकने कहता है, मगर वो रुकती नहीं, धीरे-धीरे जाती है और लाइट्स को बंद कर देती है। डॉर्बी के पास एक ड्रग की पुड़िया थी, वो उसे खा लेती है और अपने हाथ से जो केल लगा था उसको निकाल लेती है और हथौड़े से पार्क पर हमला करके उसकी बंदूक निकाल लेती है। उस वक्त बंदूक से गोली चल जाती है, जिसका आवाज़ सुनकर ऐश वापस भागकर आ जाता है। डॉर्बी पार्क को बंदूक के निशाने पर रखी होती है। तभी ऐश अंदर आता है और कहती है, अपने हाथ में जो बंदूक है उसको फेंक दो, वरना तुम्हारे भाई को उड़ा दूंगी। वो जैसे ही अपने हाथ में जो कील ठोकने वाली गन है उसको नीचे करने की कोशिश करता है, अचानक उससे ट्रिगर दब जाता है और एक कील सीधा पार्क के माथे पर लग जाता है। मगर पार्क अब भी जिंदा होता है, क्योंकि कील पूरी तरह से अंदर नहीं गई थी। तभी डार्बी पीछे हटती है और वो लड़की को लेकर बाहर निकल जाती है। ऐश कहता है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तुम घबराओ मत, हम हॉस्पिटल ले जाएंगे, अभी हॉस्पिटल जाएंगे। उसको लेकर जैसे ही आगे आता है, डैन का ब्लड फर्श पे पड़ा हुआ होता है। उस पर पैर फिसल के पार्क गिर जाता है, जिससे वो कील पूरी तरह उसके माथे में घुस जाता है और वो मर जाता है। बाहर डार्बी अपनी कार को चालू करके लड़की को लेकर जाने ही वाली होती है। ऐश वहाँ पे आ जाता है और कीलों की गन से फायरिंग शुरू कर देता है, जिससे टायर पंचर हो जाता है और उसकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। तभी वहाँ पे पुलिस वाला भी आ जाता है। ऐश कहता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, मैं चेक कर रहा हूँ, आप आ जाइए। डार्बी धीरे से कार से उतरते वक्त चेक करती है। ऐश ऐश उस गन से फायर करने की कोशिश में है। वो कार से उतरते ही ऐश के ऊपर गोली चलाती है। एग्जैक्ट उसके अपोजिट में पुलिस खड़ा हुआ होता है, वो डार्बी पर गोली चला देता है। डार्बी नीचे गिर जाती है, पुलिस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। तभी ऐश पुलिस पर भी गोली चला देता है और वो पुलिस के सामने जाकर कील ठोकने वाली गन लेकर बहुत सारे कील उसके अंदर मार देता है। फिर वो वापस आकर वो गन लेके डार्बी के ऊपर बढ़ता है और उसे पूछता है, तुम्हारे बाप ने किस तरह सुसाइड किया था? अपने माथे पे गोली मारी थी या अपने गर्दन पे गोली मारी थी? ये बोलते हुए उसके माथे पे बंदूक रख के गोली चलाने ही वाला होता है। तभी डॉर्बी अपने पॉकेट से स्क्रू ड्राइवर निकाल के उसके गर्दन में मार देती है और ऐश मर जाता है। डॉर्बी बहुत बुरी तरह से घायल हो चुकी होती है। वो धीरे धीरे पुलिस के पास जाती है और उसके रेडियो से पुलिस वालों को हेल्प मांगती है और वो बेहोश हो जाती है। मूवी के एंड में वो फिर से नशा मुक्त केंद्र में रहती है और वो इस बार पूरी तरह फोकस कर रही होती है और वो पूरी ठीक हो जाती है। तभी उसकी बहन उसे वहाँ पे मिलने आ जाती है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी 2022 की अमेरिकन सर्वाइवल थ्रिलर मूवी नो एग्जिट। मैं उम्मीद करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो के एक्सप्लेनेशन में। टिल देन बाय।